हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले राज्य प्राचीन भारत, जिसके अंदर सबसे पहला पॉइंट देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, फिर पढ़ेंगे वैदिक काल के बारे में और फिर ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जिसके अंदर सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत के अंदर सिंधु घाटी के बारे में, और उसके अंदर उसका अपना पहला पॉइंट जो होएगा वो हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसके अंदर सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। क्या है यह? प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। और आप साथ के साथ अगर नोट थ्योरी के रूप में उतारना चाहो तो उतार भी सकते हो। और इसके अंदर जो नंबर 1 पर है, 1826 में चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम इस पर प्रकाश डाला था 1826 के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर। और 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा पर जो है सर्वे किया था 1853 में। ये कभी पूछ लेता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है तो इसको राइट कर दीजिएगा। और इसके बाद में जो आने वाला है वो है 1856 में जॉन बर्टन एवं विलियम बर्टन लाहौर से कराची के मध्य में एक रेलवे की लाइन बिछा रहे थे, पटरियां बिछा रहे थे। तो उन्होंने अनजाने अनजाने में हड़प्पा की जो ईंटें थी उनका प्रयोग करके वहां पर रेलवे ट्रैक के अंदर यूज में ले लिया। तो ये जो है एक स्टोरी के रूप में आप याद भी रख सकते हो। और इसके बाद में जो आता है ये आता है 1856 के अंदर एलेक्जेंडर कनिंघम ने दूसरी बार हड़प्पा का सर्वे भी किया। एक बार 1853 में किया और दूसरी बार 1856 में किया। और उसके बाद में 1861 के अंदर भारतीय पुरातत्व विभाग ASI की स्थापना की गई, जिसके अंदर गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के समय एलेक्जेंडर कनिंघम को ASI का जनक कहलाता है। और 1921 के अंदर सर जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को हड़प्पा में उत्खनन करने के लिए जो नियुक्त किया कि आप जॉन मार्शल आप वहां जाइए। यहाँ पर जॉन मार्शल ने दयाराम सैनी को वहां पर नियुक्त किया कि आप वहां जाइए, हड़प्पा में खुदाई कीजिए, वहां आपको क्या मिलता है आप सर्वे कीजिए और हमें बताइए। इसके लिए 1921 के अंदर उन्हें नियुक्त किया गया। और 1922 यानी कि 1922 के अंदर सर जॉन मार्शल ने राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो में उत्खननकर्ता नियुक्त किया। अब मोहनजोदड़ो के अंदर उत्खननकर्ता नियुक्त किया। और 1924 के अंदर क्या हुआ था दोस्तों, सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता की घोषणा की थी 1924 के अंदर। ठीक है, 1924 के अंदर इसके तथ्य मिल गए थे। तो इतिहासकार पिगट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जो जुड़वा राजधानी इन्होंने ही बताई है। इनका नाम था पिगट नाम जो है दोस्तों आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में अपन पढ़ रहे थे यहाँ पर दोस्तों, जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी हिस्ट्री इस पर पूरी पढ़ाने वाले तो हमारी प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपको बहुत सारी ट्रिक देखने को मिल जाएगी। तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो ये हमारा यूट्यूब चैनल है, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने इसको थोड़ा सा हाईलाइट भी कर दिया यहाँ पर। और इसके बाद में दूसरा पेज नंबर आता है, यहाँ पर इसके विस्तार की अपन बात करें तो यहाँ पर यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। क्या है दोस्तों, यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता में से एक है। और लगभग यह 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैली हुई है। ठीक है दोस्तों, और यह यह जो है भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैली हुई है। यह त्रिभुजाकार सभ्यता है। और इसमें इम्पोर्टेंट जो बात है उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पर कि यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी दोस्तों, तो यहाँ पर यह कांस्य युगीन सभ्यता, यहाँ पर कांस्य का प्रचलन था। और इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी। तो ये जो है इस तरफ मैं यहाँ पर मैप में दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा साइड में मैं मैप भी दिखाऊंगा। यहाँ पर मैप तो नहीं है, तो दासक नदी, सुतका
गेडोर बलूचिस्तान से होकर मांडा कश्मीर चिनाब नदी के पास में से, और इधर आलमगीर यूपी के अंदर, भारत के अंदर ही आता है, एक राज्य है यूपी, हिडन नदी। और इधर नीचे की तरफ देख ले तो महाराष्ट्र में एक स्थान आता है डेमाबाद, प्रखरा नदी है वहाँ पर, और ऊपर है चिनाब नदी कश्मीर के अंदर, और इधर बलूचिस्तान के अंदर। यहाँ तक ये पूरा का पूरा फैला हुआ था। इसको जैसा कि मैं अभी हाईलाइट कर देता हूँ, ये जो अपना ये पूरा था इतनी जगह में फैला हुआ था। ठीक है ना दोस्तों। सॉरी, इसके बाद में यहाँ इसके काल की बात करें तो समय का निर्धारण जो किया गया था C40 पद्धति से इसका निर्धारण किया गया। तो 2600 से 1900 BC तक का समय जो बताती है वो नई NCERT के अनुसार है। किसके अनुसार है पूछ लेता है तो नई NCERT के अनुसार है। और 2350 से 1750 BC तक आता है पुरानी NCERT के अनुसार। और 3250 से 2750 BC के बीच का आता है सारगोन अभिलेख के अनुसार, जो कि मध्य एशिया में है। यहाँ पर मध्य एशिया थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर हड़प्पा के बारे में, और हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद में पढ़ेंगे अपन मोहनजोदड़ो के बारे में, और उधर आगे से आगे अपन पढ़ते जाएंगे जितनी भी सभ्यता है उनके बारे में। आज पूरा सभ्यता की क्लास है यूँ मानो, इसमें आपकी सभी सभ्यताएं जो क्लियर की जाएगी, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो मेन पॉइंट है वो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से सटीक तरीके से बताया जाएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा दिखेगा, इस क्लास को पूरा दिखेगा। और इसकी स्थिति जो अपन बात करते हैं तो ये आती है मोंटगोमरी जिला, PB पाकिस्तान। PB ये किसी पंजाब, शायद ये पंजाब स्थान का नाम है पाकिस्तान के अंदर। फोर्ट अब्बास या फिर ऐसा भी हो सकता है, आई डोंट नो। लेकिन चलिए आगे का बात मैं बता देता हूँ। वर्तमान में साहिवाल जिले में है। कहाँ पर है ये तो ये है वर्तमान में साहिवाल जिले में। वर्तमान में ये है साहिवाल जिले में, और रावी नदी के तट पर बना हुआ है। और इनके उत्खननकर्ता जो थे वो थे दयाराम साहनी। कौन थे यहाँ पर इनके उत्खननकर्ता? दयाराम साहनी थे। और R37 इनके कब्रिस्तान का नाम है। ये जो है थोड़ा एंटिक चीज़ है दोस्तों, ये याद रख लेना, ये कभी कभी पूछ भी लेता है R31 क्या है। तो ये इनका कब्रिस्तान था, और विदेशी की कब्र भी यहीं पर मिलती है। और इसके बाद में 3 नंबर पे आता है इक्का गाड़ी भी यहीं पर मिलती है। और श्रृंगार पेटिका मिलती है, और स्वास्तिक का निशान मिलता है यहाँ पर। और नदी के तट पर, नदी के पास में जो किनारा होता है ना दोस्तों, वहीं पर कुल 12 अन्नागार मिले। मतलब यहाँ पर जैसे कि अपने अन्न को सुरक्षित रखने के लिए 12 अन्नागार बनाए गए थे, जो कि 2 लाइन में थे, इस तरफ भी थे और इस तरफ भी थे, यानी कि कुल मिलाकर लाइन के अंदर बने हुए थे। और इसके बाद में स्वास्तिक का निशान कुछ इस तरीके से होता है, यूं और यूं कुछ इस तरीके से होता है दोस्तों। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। और इसके अलावा पास में अनाज साफ करने का एक चबूतरा भी मिला। जब जैसे कि यहाँ पर 12 अन्नागार थे, तो उसके अंदर से पहले पुराने जमाने के जो लोग होते थे वो पास में ही जाकर यहाँ से अन्न लाकर पास में चबूतरे पर बैठकर अन्न को साफ किया करते थे। इसके लिए यहाँ पर एक चबूतरा भी बना हुआ है। और पास में श्रमिकों के आवास, जो यहाँ पर दोस्तों श्रमिक हुआ करते थे, वो यहाँ पर अन्न को साफ करने का काम किया करते थे, अन्न को सही व्यवस्थित रखते थे। तो वो उनके रहने की व्यवस्था भी यहीं पर की गई थी। 8 पॉइंट तो कुछ इस तरीके से हो गए। अब और आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब दोस्तों नेक्स्ट क्या आ रहा है अपने पास? मोहनजोदड़ो। दोस्तों आप ये सभी पॉइंट लिख लीजिएगा साथ के साथ में, जो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना दोस्तों। तो इसी के साथ इसकी स्थिति की अपन बात करते तो लरकाना सिंध पाकिस्तान के अंदर है, और यहाँ सिंधु नदी के तट पर बना हुआ है, सिंधु नदी के किनारे पर है। और इसके उत्खननकर्ता जो थे वो थे, हाईलाइट कर देता हूँ इनको, राखालदास बनर्जी। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है
मृतकों का टीला क्या होता है यहाँ पर, इसका जो मतलब निकलता है ना वो निकलता है मृतकों का टीला। ये जो है क्या है, सिंधी भाषा, क्या है ये, एक सिंधी भाषा है। यहाँ पर भी एक विशाल स्नानागार यानी कि स्विमिंग पूल मिला है यहाँ पर। और इसी के साथ अपन बात करते हैं इस विशाल स्विमिंग पूल के बारे में। इसकी स्थिति क्या थी, तो इसकी जो आकार, इसकी क्या साइज थी, तो 39 इंटू 23 इंटू 8 फीट इसकी लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई थी। और इसके बाद में इसके उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियाँ बनी हुई थी। जहाँ पर यह बना हुआ था ना, इसके उत्तर में और दक्षिण में सीढ़ियाँ बनी हुई थी इसके अंदर उतरने के लिए। और इसमें बिटुमिन्स का लेप किया गया। दोस्तों आजकल जो सड़क बनाने में बिटुमिन्स का प्रयोग किया जाता है, वो उस जमाने में भी बिटुमिन्स का लेप किया गया था ताकि यहाँ पर पानी अच्छे से ठहर सके। और इसके बाद में इसके उत्तर दिशा में 6 वस्त्र बदलने के कक्ष बने हुए थे, यानी कि इसके अपन अभी वर्तमान की भाषा में ट्रायल रूम बोलते हैं, जहाँ पर अपन कपड़े चेंज करते हैं। तो वह 6 उस जमाने में बने हुए थे उत्तर दिशा में। और 3 तरफ बरामदे बने हुए थे, तीनों तरफ जो है खुला एकदम एनवायरमेंट बना हुआ था। और बरामदे के पीछे कई कक्ष बने हुए थे, बरामदे के जस्ट पीछे बहुत सारे कमरे बने हुए थे। यानी कि इसके बाद में जल आपूर्ति के हेतु कुआं भी बना हुआ है और सीढ़ियों के साक्ष्य भी मिले हैं। और प्रथम तल पर संभवतया पुरोहित रहते होंगे और संभवतया यहाँ धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता रहा होगा। और क्या है, सर जॉन मार्शल ने इसे तत्कालिक समय में आश्चर्यजनक इमारत का, उस टाइम पे इसको इमारत बोल दिया जबकि यह था स्विमिंग पूल। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आप नए हैं तो जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ। यहाँ पर आपको मिली बहुत सारी डांसू ट्रिक। यह हमारा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आपको राजस्थान जीके याद करने की आसान ट्रिक मिलेगी। और यदि आप इंस्टाग्राम या अन्य प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो इस बार कोड को स्कैन कीजिए और सीधा पहुंच जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू। इसके बाद में कैफे सर जॉन मार्शल ने इसे आश्चर्यजनक इमारत कहा। और सेकंड नंबर इसका पॉइंट आता है विशाल अन्नागार। यहाँ पर भी अन्नागार बना हुआ था और महाविद्यालय के साक्ष्य भी मिले हैं और सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं और हाथी का कपाल खंड मिला है, हाथी का कपाल मिला है। और नर्तकी की मूर्ति जो धातु की बनी हुई, यानी कि जो डांस करने वाली होती है ना, यहाँ पर इसका मतलब तो यही निकलता है उसकी धातु की बनी हुई मूर्ति है और यह नग्न अवस्था में है, इसके ऊपर कोई कपड़े पहने हुए नहीं है यानी कि। और इसे एक हाथ में चूड़ियाँ पहन रखी है यहाँ पर। और पुरोहितों की मूर्ति जो ध्यान से की अवस्था, पुरोहित राजा की मूर्ति भी यहाँ पर मिली जो कि ध्यान अवस्था में है। और इसे शॉल ऑर्डर किए, यहाँ पर तो इन्होंने शॉल ऑर्डर किए, पुरोहितों के राजा थे वो, जिसकी कसीदाकारी का कार्य किया गया, जिस पर उस जमाने में भी कसीदा का कार्य किया गया था। और यहीं से मेसोपोटामिया की मुहर मिली, यानी कि जो छाप थी वो मेसोपोटामिया की यहीं पर मिली, यहाँ से मिली। और 5 नंबर पेज पे आते हैं अपन, किसके बारे में पढ़ेंगे अब, लोथल के बारे में। 3 नंबर है, 5 नहीं है, 5 पेज नंबर है। इसकी स्थिति जो अपन बात करें अपने भारत के अंदर ही, गुजरात के अंदर आती है। कहाँ पर, गुजरात के अंदर भोगवा नदी के किनारे पर है। और इसके उत्खननकर्ता कौन थे, SR राव। कौन थे इसके उत्खननकर्ता, SR राव। और यहाँ एक व्यापारिक नगर था और यहाँ से गोदीवाड़ा डॉकयार्ड मिलता है यहाँ से। और यहाँ इस डॉकयार्ड की कुछ विशेषताएं भी है, जैसे यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी कृति है। और मन के बनाने का कारखाना भी यहीं पर था, यानी कि बीड़ बनाने का कारखाना। और चावल के साक्ष्य मिले यहाँ पर। और फारसी की मुहर जो गोलाकार बटन नुमा बनी हुई है, यह सभी फोटो आपको शायद यहाँ पर आपने देखे भी होंगे। और घोड़े की मूर्तियाँ, मृण मूर्तियाँ मिली, यानी कि मरी हुई मूर्तियाँ। और चक्की के 2 पार्ट मिले थे यहाँ पर। और घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग की ओर खुलते थे एकमात्र।
अब पढ़ते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर पे अपना कौन सा पॉइंट आ जाता है? धोलावीरा। कौन सा आ जाता है? धोलावीरा। इसके अंदर इसकी स्थिति की बात करें तो ये भी धोलावीरा और लोथल दोनों अपने भारत के अंदर कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। कहाँ पर? गुजरात के अंदर। और इसके उत्खननकर्ता जो थे वो कौन थे? रविंदर सिंह बिष्ट। कौन थे इसके उत्खननकर्ता? रविंदर सिंह बिष्ट। कौन? ठीक है ना दोस्तों। और यह शहर किसी भी नदी के किनारे पर स्थित नहीं है और यह 3 भागों में विभाजित है। और इसके 3 भाग क्या क्या है? तो इसका एक भाग तो है पूर्व, दूसरा मध्य और तीसरा पश्चिम। यहाँ से 16 कृत्रिम जलाशय मिलते हैं, जलाशय बने हुए कृत्रिम तरीके से। एक स्टेडियम के साक्ष्य भी मिलते हैं यहाँ पर, तथा चूसना पट जो पॉलिश युक्त है यहीं पर मिली। और अब अपन आ जाते 5 नंबर पे। ये जो चुनी दड़ो, इसको हाईलाइट कर दिया। यह सिंध पाकिस्तान के अंदर मिला और इसके उत्खननकर्ता, इसे ढूंढ कर निकालने वाले, खोद कर निकाला, वो थे NG मजूमदार। इनकी हत्या कर दी गई, डाकुओं के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई दोस्तों। और यहाँ औद्योगिक नगरी है जिसके अंदर मन के बनाने का कारखाना यहाँ पर भी था। और कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करने का साक्ष्य भी यहीं पर मिला था। यानी कि उस टाइम पे भी कुत्ते और बिल्ली हुआ करते थे। 6 नंबर का पॉइंट है अपने सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा, यहाँ पे सुरकोट दा है और डा है। इसकी स्थिति की बात करें तो यह भी अपने भारत के अंदर, गुजरात के अंदर ही है। यहाँ पर मिली अपन को घोड़े की हड्डियाँ। किसकी? वहाँ पर तो घोड़े की मरण मूर्तियाँ मिलती, यहाँ पर घोड़े की हड्डियाँ मिली। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था, लेकिन यहाँ पर घोड़े का ज्ञान था, तभी घोड़े की हड्डियाँ मिली है यहाँ पर दोस्तों। यह बात नोट करने वाली है। और 7 नंबर पे अपन अब पढ़ने वाले कुनाल। कुनाल हरियाणा के अंदर है और यहाँ पर चांदी के 2 मुकुट मिले। क्या मिले? यहाँ पर 2 चांदी के मुकुट मिले। दोमाबाद यानी कि जो सभ्यता थी वो दक्षिण के अंदर महाराष्ट्र तक फैली हुई थी ना, तो वहाँ पर लास्ट पॉइंट जो था दोमाबाद महाराष्ट्र के अंदर, यहाँ मिला था अपन को धातु का रथ मिला। किसका रथ मिला था? धातु का रथ मिला था। और 9 नंबर पे आ जाता है रोजदी, गुजरात। ये भी कहाँ पर है? गुजरात के अंदर रोजदी। यहाँ पर हाथी के साक्ष्य मिले। 10 नंबर पे यहाँ आता है रोपड़। रोपड़ आता है पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर यहाँ मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने गए। यहाँ पर दफनाने के साक्ष्य मिले, यानी कि यहाँ पे कब्रिस्तान हुआ करते थे, इसका मतलब तो यही निकलता है। और अब आता है अपने कालीबंगा। कालीबंगा अपन पढ़ेंगे अब कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा का यह जो राजस्थान के अंदर श्री गंगानगर के अंदर आता है, हनुमानगढ़ श्री गंगानगर, सॉरी हनुमानगढ़ के अंदर, ये एक खोपड़ी जिसमें 6 छेद किए गए और अर्थात इन लोगों को शल्य चिकित्सा का ज्ञान था। यानी कि यहाँ पर उस टाइम पर भी शल्य चिकित्सा यानी कि डॉक्टरी करते थे, सर्जरी भी करते थे, मीन्स नगर नियोजन। अब पढ़ेंगे अपन नगर नियोजन के बारे में, यहाँ के नगर कैसे होते थे, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पर। और यह विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है दोस्तों? यहाँ तो यह जो आ जाती है अपने नगरीय सभ्यता। यहाँ पर नगर बसे हुए थे। यह अपनी विशिष्ट नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। और नगर 2 भागों में बटे हुए थे, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। 2 इसके जो पार्ट बने हुए थे दोस्तों। इसके अंदर पूर्वी भाग जो था वो आवासीय भाग होता था, यानी कि यहाँ पर रहने के लिए जाता था पूर्वी भाग। और पश्चिमी भाग यह हिस्सा जो दुर्गीकृत होता था, यहाँ पर ऊंचे टीले पर स्थित होता था, जहाँ पर दुर्ग बना दिए जाते थे। ठीक है दोस्तों। और इसी के बाद में यहाँ पर सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, यानी कि 90 डिग्री इस तरीके से सड़क चल रही है, यहाँ से यूं 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 90 डिग्री घूमी हुई थी, यानी कि समकोण बन रहा था। और शहर ग्रिड पैटर्न
पर बचे हुए थे, यानी कि यहाँ पर इस तरीके से 2-3 जितनी भी सड़कें हैं और इस तरीके से ग्रिड लाइनें बनी हुई थी, इस तरीके से शहर बचे हुए थे। और घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर नहीं खुलते थे, यहाँ पर मुख्य मार्ग पर नहीं खुलते थे, यहाँ अपवाद है। जबकि अपवाद लोथल, यानी कि लोथल के अंदर तो मुख्य मार्ग की तरफ खुलते थे, यहाँ नहीं खुलते हैं। एक घर में सामान्यतः 3 या 4 कमरे होते थे और एक रसोई भी होती थी, आंगन भी होता था, और उन्हें सीढ़ियों का ज्ञान भी था, यानी कि वो सीढ़ियाँ बनाई हुई थी पुराने घरों में। कुछ घरों से कुओं के भी साक्ष्य मिले, घर के बाहर ही कुआं बना हुआ था। और मोहनजोदड़ो से लगभग 700 कुएं प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो में 700 कुएं बने हुए थे। इन नगरों में उत्कृष्ट जल निकासी की व्यवस्था थी, यानी कि यहाँ पर नालियाँ भी बनी हुई थी और नालियों को साफ करने के लिए मेन होल होता था, वो भी यहाँ पर बना हुआ था मुख्य मार्ग पर। और नालियों को ईंटों से ढका जाता था। सामान्यतः पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। ईंटों का जो आकार है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो वो जो ये था 4x2x1 होता था। और यहाँ की राजनीतिक स्थिति की अपन बात करते हैं। अब किसकी बात करेंगे अपन? राजनीतिक स्थिति। तो इसकी राजनीतिक जानकारी का अभाव है, लेकिन संभवतया पुरोहित वर्ग के पास में शासन रहा होगा। संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में एक ही प्रशासनिक व्यवस्था रही होगी। और सामाजिक स्थिति की अपन बात करते हैं। मात्र सत्तात्मक संयुक्त परिवार होते थे। समाज संभव 4 भागों में विभाजित था: पुरोहित वर्ग, व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग और श्रमिक वर्ग। बड़ी मात्रा में मात्र देवियों की मूर्ति मिलती है। यह शांतिप्रिय लोग थे, क्योंकि अत्यंत कम मात्रा में हथियार मिलते थे। यहाँ पर हथियार नहीं थे, यानी कि लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। यह शांत स्वभाव के थे। यह पुरुष एवं महिला श्रृंगार करते थे एवं जवाहरात पहनते थे, उसका भी साक्ष्य मिला है। और लोग शाकाहारी व मांसाहारी दोनों थे। शतरंज एवं मुर्गे की लड़ाई इनके प्रिय खेलों में से एक थी। अंतिम संस्कार के 3 विधियों का प्रचलन था: पूर्व समाधान, आंशिक समाधान और दाह संस्कार। यह आत्मा का पुनः जन्म में विश्वास रखते थे, यानी कि यहाँ के जो लोग थे वो पुनः जन्म में और आत्मा में विश्वास बहुत अधिक रखते थे। जबकि लोथल में 3 व कालीबंगा में से एक युग्मित समाधान मिलता है। अब अपन बात करते हैं धार्मिक स्थिति के बारे में। यहाँ की धार्मिक क्या स्थिति थी? धार्मिक स्थिति के अंदर आ जाता है प्राकृतिक बहुदेववाद में विश्वास रखते थे। पुरुष एवं महिला देवताओं को पूजते थे। इस काल में देवताओं की मूर्तियां मिलती है, लेकिन मंदिर बनाना आरंभ नहीं हुए थे। यहाँ के सिर्फ देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, जबकि यहाँ पर उस टाइम पे मंदिर नहीं बने हुए थे। और दोस्तों, यहाँ के लोग अंधविश्वासी थे। ये जादू टोने टोटके में विश्वास करते थे। पुराने टाइप के लोग आज भी कहीं पर गाँव में देखा होगा, इसी प्रकार के होते हैं। बलि प्रथा में विश्वास रखते थे। कालीबंगा से हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ वृक्ष पूजा, जल पूजा, लिंग पूजा और योनि पूजा में भी विश्वास रखते थे। इन्हें ध्यान एवं योग का ज्ञान था। और मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिलती है जिस पर आद्य शिवा का चित्र मिलता है। सर जॉन मार्शल ने इसे पशुपतिनाथ कहा है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि सर जॉन मार्शल ने इन्हें क्या कहा है? आद्य शिवा के चित्र मिला उसे, तो उसे पशुपतिनाथ कहा है। अब अपन आर्थिक स्थिति की बात करें। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। अधिशेष उत्पादन होता था, जिन्हें बड़े बाजारों व शहरों में बेचा जाता था। गेहूं, सरसों, चना, मटर, रागी फसलें थी। और इन्हें चावल एवं बाजरे का ज्ञान नहीं था। लोथल में चावल के साक्ष्य मिले थे। और रंगपुर गुजरात से चावल की भूसी भी मिली, मतलब उसकी खली भूसी जो होती है, कचरा निकलता है ना साइड में, जब चावल निकाल देते तो उसे भूसी बोलते हैं। और रंगपुर उत्तर हड़प्पन स्थल है। और सोतुरगई अफगानिस्तान के अंदर, जो कि ओक्यूस नदी के किनारे से नगरों का साक्ष्य भी मिला है। और धोलावीरा से जलाशय के साक्ष्य मिलते हैं, धोलावीरा से। और यहाँ पशुपालन भी करते थे। यहाँ के जो लोग थे वो, यहाँ के लोगों ने गाय, भैंस, भेड़, बकरी, खरगोश, कुत्ता, बिल्ली इनके प्रिय पशु थे।
यह ऊंट घोड़ा हाथी से परिचित नहीं थे, विदेशी व्यापार होता था। उस टाइम में भी सारगोन अभिलेख में सिंधु घाटी सभ्यता को मोलुहा कहा गया और मोलुहा नाविकों का देश है, यानी कि मोलुहा हाजा मोर के लिए प्रयुक्त पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। हाजा मोर के लिए प्रयुक्त है। ठीक है दोस्तों। और सारगोन अभिलेख में कपास को सिंडन कहा गया है। कपास को विश्व का प्रथम खेती भारत में हुई थी। यह इंपॉर्टेंट बात है। दिलमुन बहरीन व माखन ओमान मध्यस्थ का कार्य करते थे। मुद्रा अवस्था का प्रचलन नहीं था तब, और वस्तु विनिमय होता था। किधर गया? तब भी वस्तु विनिमय होता था, तब मुद्रा नहीं थी, पैसे नहीं थे। यह सोने व चांदी का प्रयोग किया करते थे। लोहे से परिचित नहीं थे, तब तांबा और टीन मिलाकर जो बनता है कांस्य, वो कांस्य का ही प्रयोग करते हैं। बालाकोट पाकिस्तान से शंख उद्योग का भी अवशेष मिला है। अब अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन सी भाषा मिलती है। तो इसकी लिपि की बात करें, इसे लिपि का ज्ञान था। यहाँ भाव चित्रात्मक लिपि थी। यह दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसमें गोमूत्राक्षर लिपि भी कहा जाता है। इसमें 375 से 700 भाव मिले। इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया। अभी तक ये रहस्यमय भाषाएं बनी हुई है, क्योंकि अगर इसे पढ़ लिया जाता है तो इससे बहुत सारे राज्य अभी भी उजागर हो सकते हैं, यानी कि नए नए राज्य रहस्य खुल सकते हैं। जैसे अभी बहुत सारे रहस्य लोगों को पता नहीं है। और इसमें यहाँ पर जो मूर्तियाँ मोहरे मिली, यानी कि चाप मिली थी, उनके अंदर मूर्तियाँ और बनी हुई थी ना, उनके बारे में अलग अलग बातें हैं। क्या है, यहाँ से 3 तरह की मूर्तियाँ मिलती है। धातु की मूर्तियाँ, पत्थर की मूर्तियाँ और मिट्टी की टेराकोटा मूर्तियाँ। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति धातु की थी और दैमाबाद की से धातु का रथ निकला था। और मोहनजोदड़ो से पत्थर की पुरोहितों की राजा की मूर्ति और टेराकोटा से मात्र देवियों की मूर्ति। ज़्यादातर मोहरे सेलखड़ी की बनी हुई थी। ज़्यादातर मोहरे चौकोर हुआ करती थी, यानी कि 4 स्क्वायर टाइप की बनी हुई थी। कुछ मोहरे वस्तुओं की गुणवत्ता या व्यक्ति की पहचान की घोतक होती थी। और मोहरों पर एक सिंगा एक श्रृंगी सबसे ज़्यादा। और मोहनजोदड़ो व हड़प्पा से सबसे बड़ी मात्रा में मोहरे प्राप्त की। कुबड़ वाला सांड का चित्र उस पर बना हुआ होता था छाप के अंदर। और सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का क्या कारण था, उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। यहाँ कोई मेन इम्पोर्टेंट बात नहीं है, लेकिन इसको भी पढ़ना तो चाहिए अपन को। गार्डन चाइल्ड व मोर्टिमर वहील के अनुसार आर्यों का आक्रमण, यहाँ पर आर्यों का आक्रमण हो गया, उसके कारण हुआ है। और सेकंड नंबर पे किसी ने अपनी टिप्पणी की है कि ऐसा राज सर या जॉन मार्शल व मेकी के अनुसार बाढ़ आने के कारण यहाँ पर ख़त्म हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। और तीसरे नंबर पे सर जॉन मार्शल के अनुसार प्रशासनिक शिथिलता के कारण। और 4 नंबर पे अपनी बात रखी है अमलानंद घोष ने के अनुसार जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज के कारण। और UR कैनेडी के अनुसार प्राकृतिक आपदा आ गई और सभी तहस नहस हो गया। ये माधव स्वरूप वत्स के अनुसार नदियों ने अपना रुख बदल दिया, यानी कि नदियों के कारण पानी उफान पे आ गया और सभी नदियों के किनारे बचे हुए थे तो वह सब खत्म हो गया। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि इतनी विशाल सभ्यता के पतन के लिए बहुत सारे कारण उत्तर व जिम्मेदारी रहे होंगे। इसका निष्कर्ष यही है। कालीबंगा राखीगढ़ी हरियाणा धोलावीरा पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल है। और रंगपुर और रोजदी उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल है दोस्तों। और इसके बाद में अपन आ जाते हैं वैदिक काल। अब पढ़ेंगे अपन वैदिक काल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। तब तक के लिए वीडियो के साथ बने रहिए। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।